हेलो गाइज। आज के इस पिता पहचान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हमारा जो सत्र चल रहा है यूजीसी नेट जेआरएफ का जून 2025 के सीरीज में आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी यूनिट 3 साहित्य शास्त्र का डे 3। हमने साहित्य शास्त्र के सिलेबस को 5 डे में बांटा था ताकि एक एक करके उसकी पूरी विवेचना जो सारे पॉइंट्स हैं हमें अच्छे से समझ में आ सके। तो आज डे 3 में हम देखेंगे साहित्य शास्त्र के डे 3 चैप्टर्स में सिलेबस में प्लेटो के काव्य सिद्धांत। इससे पहले हमने भारतीय शास्त्र परंपरा के सिद्धांत को देखा था। अब हम पश्चिमी सभ्यता में जो काव्य सिद्धांत फेमस हुए विभिन्न विद्वानों के उसकी चर्चा हम देखेंगे। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन और विरेचन सिद्धांत, उसके बाद वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत और अंत में कॉलरिज कल्पना और फैंटेसी का सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछे जाते हैं कि ये विद्वान कहाँ से थे। तो पहले पाश्चात्य काव्य शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है पश्चिमी देशों का काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो, अरस्तु और लोंजाइनस जो विद्वान हुए वे यूनान के थे। ठीक है। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और रिचर्ड्स इंग्लैंड के थे। क्रोचे इटली, टी.एस. इलियट अमेरिका के थे। इन्हीं सारे विद्वानों का सिद्धांत हम आगे के क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के क्लास में भी और आगे के क्लास में भी। तो हमारा जो साहित्य शास्त्र का जो चैप्टर है वह खत्म होगा। कुछ और बातें इससे संबंधित। प्लेटो से पूर्व 3 सिद्धांत प्रचलन में था: प्रेरणा का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। इसके बारे में भी हम पूरी जानकारी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पेपर। फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा प्लेटो के काव्य सिद्धांत। ध्यान से समझना है, इसके जो प्रमुख बिंदु हैं वही आपके क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के रूप में। आपको ध्यान से एक एक बातों को समझना है। एक बार आप अगर अपने अंदर इसे बैठा लेते हैं तो फिर कहीं से प्रश्न आए आपको दिक्कत नहीं होगी। यूनान के महान दार्शनिक, यानी यूनान के थे ये, कौन थे ये? दार्शनिक थे। प्लेटो का जन्म एथेंस नामक नगर में 427 ईसा पूर्व में एक कुलीन वंश में हुआ था एवं निधन 347 ईस्वी पूर्व। ठीक है। उनके माता पिता का नाम अरिस्तोक्लोसिस, अरबी फारसी में यही नाम अफलातून नाम से प्रसिद्ध है, किंतु विश्व में वे प्लेटो के नाम से चर्चित हुए और उनके गुरु का नाम सुकरात था। यानी माता पिता ने उनका नाम क्या रखा था? अरिस्तोक्लेस। यह प्रश्न भी दोहराया गया है बहुत बार, आप ध्यान से देखिए और उसे याद रखिए। ठीक है। इसका क्या तात्पर्य होता है? अफलातून। प्लेटो के मुताबिक काव्य सत्य से दूर होता है और यह अज्ञानता से उत्पन्न होता है, इसलिए काव्य में सत्य का अनुकरण नहीं किया जा सकता। ये किनका मत था? प्लेटो का। प्लेटो के रूपों के सिद्धांत में कहा गया है कि भौतिक क्षेत्र रूपों के क्षेत्र की वास्तविकता की केवल एक छाया या छवि है। ठीक है। ध्यान से एक एक चीज को समझना है। प्लेटो काव्य को जीवन का अनुकरण मानते हैं। उन्होंने इस क्रिया को भिमेसिस कहा है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद इमिटेशन अर्थात अनुकरण है। ठीक है। भिव्याई के रूप में ये बात आप याद रखिएगा। उन्होंने अनुकरण का प्रयोग 2 संदर्भों में किया है: विचार जगत और गोचर जगत के बीच संबंध की व्याख्या के लिए, वास्तविक जगत और कला के बीच संबंध निरूपण के लिए। 2 संदर्भों में इनका अनुकरण का सिद्धांत प्रयोग में आता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। प्लेटो मूलतः प्रत्यावादी आइडियलिस्टिक दार्शनिक थे। इन्हें आदर्शवाद का जनक कहा जाता है। पिता अरिस्टोन और माता
पेरिक्टोन। ठीक है, यह भी कभी कभी दोहराया गया है। प्लेटो के कुल 36 ग्रंथों का जिक्र मिलता है, जिनमें 23 संवाद हैं और 13 आलेख पत्र के रूप में हमारे पश्चिम साहित्य में उपलब्ध हैं। ठीक है, प्रमुख ग्रंथों में द रिपब्लिक आदर्श गणराज्य संबंधी राजनीति चिंतन और आदर्श का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह कविता और नाटकीय शैली में लिखी हुई है। इन्होंने इस ग्रंथ में लिखा है, दास्ता मृत्यु से भी भयावह है। यह आपको दे दिया जाएगा कोटेशन और पूछा जाएगा यह किनके द्वारा लिखा गया है, किस संदर्भ में लिखा गया है। ठीक है, तो ये इनसे जुड़ी कुछ बातें आपको याद रखनी है। आगे देखिए, द स्टेटसमैन इनका प्रमुख ग्रंथ है, आदर्श राजनेता संबंधी। ये जो स्टेटसमैन है किससे संबंधित है? आदर्श राजनेता संबंधी। तीसरा प्रमुख बुक इनका दी लॉज, जो विधि संबंधी है। तो इन्होंने अनुकरण के रूप में जो सिद्धांत दिया उनको हमने देखा। अब दूसरा इस क्लास का प्रमुख बिंदु था अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन और विरेचन सिद्धांत। त्रासदी विवेचन और विरेचन एक ही है, बस त्रासदी के रूप में उन्होंने क्या क्लियरेंस दिया इसको हमें समझना है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, जो बहुत भी आई, इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं साहित्य शास्त्र में। अब देखिए एक एक करके हम इसे देखें। अनुकरण सिद्धांत, जिसे मिमेसिस भी कहा गया। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत काव्य को प्रकृति की अनुकृति मानता है, यानी पुनः रचना। अनुकृति का तात्पर्य क्या है? पुनः रचना, फिर से बनाना। ठीक है, अर्थात काव्य प्रकृति में मौजूद वस्तुओं और घटनाओं की प्रतिलिपि है। ठीक है, अरस्तु अनुकृति को 3 प्रकार का मानते हैं। यहाँ पर उन्होंने जो सिद्धांत दिया मिमेसिस के रूप में, उसे याद रखना है कि उन्होंने क्या कहा, और इन्होंने जो अनुकृति का जो विवरण दिया उसे 3 प्रकार के रूप में देखा। पहला प्रकार, वस्तु को जैसा वह है वैसा दिखाना। जैसे एक चित्रकार किसी व्यक्ति को जैसा वह दिखता है वैसा ही चित्रित करता है, यानी कोई चित्रकार किसी का फिगर बनाएगा तो जैसा वह दिखता है वैसा ही चित्रित कर देना। दूसरा प्रकार है वस्तु को वैसा दिखाना जैसा वह माना जाता है, नहीं जो मानक रूप में हमारे यहाँ क्या कहते हैं वो प्रामाणिक है उसको दिखाना। जैसे कभी किसी पौराणिक चरित्र को जैसा कि वह कथा में चित्रित है वैसा ही दिखाता है। ठीक है, तीसरा प्रकार है वस्तु को वैसा दिखाना जैसा वह होना चाहिए, यानी कि सटीक रूप में, संदर्भित रूप में, मूल्यपरक रूप में नहीं। उदाहरण, एक नाटककार किसी चरित्र को आदर्श रूप में दिखाता है। जब कोई नाटक हम करते हैं या कहानी हम सुनाते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है कि उसमें जो चरित्र का वर्णन है, चाहे वो अच्छे चरित्र आए बुरे चरित्र आए, तो अंततः अच्छे चरित्र को आदर्श रूप में सटीकता से दिखाना। नहीं, यह उसका तीसरा प्रकार हुआ। इनके अनुसार कवि एक नकल करने वाला नहीं होता, बल्कि एक सृजनशील व्यक्ति है जो अपनी कल्पना और प्रतिभा का प्रयोग करके अनुकृति यानी पुनर्सृजन करता है। ये बात इम्पोर्टेंट रूप से आपको याद रखनी है। उन्होंने कवि को नकल करने वाला नहीं माना है, एक सृजनशील व्यक्ति माना है, जिसमें वह किसका प्रयोग करता है? अपनी कल्पना और प्रतिभा का। ठीक है, अनुकृति का उद्देश्य आनंद प्रदान करना, ज्ञान का प्रसार करना और सामाजिक शिक्षा देना है। यह उनका किसके संबंध में था? अनुकरण के संबंध में उनके सिद्धांत थे। अब उनका दूसरा सिद्धांत त्रासदी विवेचन के रूप में। ध्यान से समझना है बेटा एक एक पॉइंट को अच्छे से, कि साहित्य शास्त्र या जो पश्चिमी सिद्धांत है किस रूप में कैसे प्रतिपादित किया, किस विद्वान ने क्या मत दिए, यही प्रश्न का मुख्य बिंदु होता है। और उसमें क्या क्या मुख्य तथ्य थे, मुख्य पॉइंट्स थे, वही आपको समझना है। इसीलिए मैं तोड़ तोड़ कर अच्छे से आपको डिटेल के रूप में लेके आई हूँ।
इसे आप अच्छे से समझिए तो मेरी मेहनत आपके इस प्रयास में सफल होगी, अगर आप इसका ग्रहण करते हैं और सफल होते हैं तो। अब त्रासदी विवेचन क्या है इनका, अरस्तु जी का? अरस्तु के अनुसार त्रासदी एक ऐसी कला है जो मानव जीवन की गंभीर और पूर्ण क्रिया का अनुकरण करती है, जिसमें दया और भय के माध्यम से भावनाओं का शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण मतलब विवेचन, जिसको विवेचन कहते हैं, विवेचन का जो रूप हुआ। यानी त्रासदी के विवेचन में उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि हम अपने जो अंदर की जो भावनाएं हैं उसका अनुकरण करते हुए अपने अंतरात्मा को, अपने अंदर की भावनाओं को शुद्ध करते हैं। ठीक है। उन्होंने त्रासदी को काव्य शास्त्रीय रूप में परिभाषित किया है, जिसमें नायक का भाग्य अच्छे से बुरे की ओर जाता है। नायक ना तो पूरी तरह से बुरा होता है और ना ही पूरी तरह से अच्छा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भाग्य में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी एक एक्टिव व्यक्तित्व के रूप में, सक्रिय भूमिका के रूप में वह उसका अनुकरण करता है। त्रासदी जो उसके अंदर की है, अंदर की जो भावनाएं हैं उसका अनुकरण करके कि यह हमारे अंदर था, उसका अनुकरण करके अपने चित्त को, अपने मन को वह शुद्ध करता है। ठीक है। अरस्तु ने त्रासदी में कथा वस्तु को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, जो एक श्रृंखला में घटनाओं और क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जो गंभीर और पूर्ण होनी चाहिए। नहीं, क्योंकि कोई भी जो कथा वस्तु होगी, चाहे काव्य के माध्यम से, गद्य के माध्यम से, तो वह गंभीर होनी चाहिए, नहीं, और अपने आप में पूर्ण भी होनी चाहिए, ताकि उसका जो संदेश है, जो प्रेरणा है या जो भी तथ्य है वह क्लियर रूप में पाठक या दर्शक के सामने उपस्थित हो सके। त्रासदी विश्लेषण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि कथा वस्तु, अभी हमने आपका इसकी चर्चा की। नायक, जो उस सार को क्या कहते हैं, संदर्भित करता है। नहीं, रेचन यानी किसी की विवेचना, शुद्धिकरण, जो मन का शुद्धिकरण होता है, आत्मा का, शरीर का, दोनों रूप में। गंभीरता और पूर्णता। अनुकरण, अनुकरण क्या? मानव जीवन का अनुकरण, ना कि मानव का, क्योंकि मानव का स्वभाव अलग अलग हो सकता है। मानव जीवन वास्तविक रूप क्या है उसका अनुकरण। ठीक है। तीसरा इनका अरस्तु जी का महत्वपूर्ण सिद्धांत विरेचन सिद्धांत। ठीक है, जिसे कैथासिस भी कहा जाता है। यह बात भी आपको याद रखनी है। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत कला और साहित्य में दुख और त्रासदी के अनुभव के माध्यम से भावनात्मक शुद्धिकरण का सिद्धांत है। इससे पहले हमने देखा था त्रासदी विवेचन, यानी त्रासदी के रूप में उनकी क्या विवेचना थी। अब यहाँ पर आया है विरेचन सिद्धांत, जो त्रासदी से ही जुड़ा हुआ है। नहीं, ठीक है, स्पष्ट हो गया आपको? सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार त्रासदी के प्रदर्शन से दर्शक अपने भीतर के दुखद और नकारात्मक भावनाओं जैसे करुणा या भय को अनुभव करते हैं, जो उन्हें एक शुद्ध और आनंदित अनुभव प्रदान करते हैं। यानी दर्शक के अंदर जो दुख की भावना आ रही है, चाहे करुणा के रूप में या किसी चीज़ को देखकर भय के रूप में, उसको अनुभव करे, नहीं, और अपने आप को शुद्ध और आनंदित अनुभव करे कि यह भाव मेरे अंदर उपज रहा है, यानी देखने से डायरेक्ट असर हम पे हो रहा है, नहीं, और उसी में वह आनंद का अनुभव करता है। अनुकरण ने इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक काव्य शास्त्र में प्रस्तुत किया था, जहां विस्तार से इसका वर्णन है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत का कहाँ प्रस्तुत किया था या कहाँ प्रतिपादित किया था। ठीक है। विरेचन सिद्धांत के जो मुख्य तथ्य हैं, भावों का शोधन, यानी जो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, देखकर पाठक वर्ग को या दर्शक वर्ग को उसका शुद्धिकरण करना। आनंद की प्राप्ति,
और उसको देखकर जो उसको जुड़ाव होता है उससे हमें आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। कला और साहित्य का महत्व, इन्होंने विरेचन सिद्धांत में यानी त्रासदी के विरेचन में कला और साहित्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। काव्य शास्त्र की विवेचना में उन्होंने कला और साहित्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी उन्होंने पक्ष लिया है और शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्य जो हमारे समाज में मानक रूप में उपस्थित हैं उसका भी इन्होंने इस सिद्धांत में प्रमुख स्थान दिया है। तो इसको भी आप एकदम स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा कि इसके सिद्धांत में कौन कौन से प्रमुख तथ्य हैं। अब अगला बिंदु हमारे क्लास का वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, यानी जिस जिस विद्वान के काव्य शास्त्र की चर्चा की गई है उन्होंने जो सिद्धांत दिए वो आपको मुंह पे याद होना चाहिए, और किस पुस्तक में दिया, कौन सी विशेष रूप बात थी, क्या प्रमुख तथ्य थे, ये आपको बेटा याद रखना है। ठीक है। अब देखिए क्या है वर्ड्सवर्थ जी का काव्य भाषा सिद्धांत। विलियम वर्ड्सवर्थ उनका पूरा नाम हुआ का काव्य भाषा सिद्धांत काव्य में सरल, स्वाभाविक और वास्तविक भाषा के प्रयोग पर जोर देता है। यह भाषा सभी के लिए सहज और समझ में आने वाली होनी चाहिए। इसमें कृत्रिमता या अत्यधिक जटिलता नहीं होनी चाहिए। एक बात और मैं आपको सलाह दे दूं कि आपको ये जो संदर्भित बातें याद रखनी है विभिन्न विद्वानों की जो पश्चिमी सभ्यता में काव्य शास्त्र का विवेचना किया, तो उनमें एक और बातें आपको याद रखनी है कि आपको मान लीजिए कोई उदाहरण दे दे, इनके सिद्धांत से जुड़े कोई उदाहरण दे दे, तो आपको मैच करना है कि यह बातें किस संदर्भ में आती है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, यानी कोई भी उदाहरण दे दे तो आप पहले मैच करिएगा यह किस सिद्धांत से मेल खाता है, फिर वह सिद्धांत जिससे मेल खाता है उसका प्रतिपादन किसने किया था, किस रूप में किया था, ये आपको याद करते हुए फिर आपको आंसर करना है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप सारे सिद्धांत को ध्यान से समझिए, उसके पॉइंट्स को, उसके विषय वस्तु को अच्छे से समझिए। ठीक है, ये सीधा सीधा प्रश्न नहीं आता है, आपको घुमा के प्रश्न देगा। नहीं, आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको घुमा के प्रश्न पूछेंगे। तो जब तक आप पूरे विषय वस्तु को, पूरे पॉइंट्स को नहीं समझेंगे आप उसके ट्रिक को नहीं पहचान पाइएगा। तो ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, आगे देखिए। वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविता संग्रह लिरिकल बैलेड्स, याद रखना है ये नाम, में इस सिद्धांत को लागू किया जिसमें उन्होंने ग्रामीण जनों की भाषा और जीवन को चित्रित किया, क्योंकि वह सरल और सहज भाषा होती है किसी भी ग्रामीण की, नहीं उसमें कोई भी जटिलता नहीं होती। ठीक है, इस सिद्धांत के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो है साधारण भाषा, प्रकृति यानी प्रकृति को ज्ञान और प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत उन्होंने माना है। ठीक है, प्रकृति से हम हर चीज़ों का अनुकरण और प्रेरणा ले सकते हैं। साधारण मनुष्य, उन्होंने अपने सिद्धांत में साधारण मनुष्य के भावों को स्थान दिया। भावनाओं का सहज प्रदर्शन, यानी जो भावनाएं अंदर में उठ रही है उसका सरलता से, सहजता से प्रदर्शन करना, प्रेजेंट करना। संवेदना, किसी भी विषय वस्तु के प्रति, जो विषय वस्तु है उसके प्रति हमारे अंदर संवेदना होनी चाहिए, सेंटिमेंट होनी चाहिए। ठीक है, गद्य और कविता की भाषा में अंतर नहीं, इन्होंने इस बात पे विशेष जोर दिया है कि कोई भी विषय वस्तु हो, चाहे वह गद्य रूप में हो चाहे पद्य रूप में यानी कविता के रूप में हो, दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी बात को हम गद्य में किसी और संदर्भ में संदर्भित करें और काव्य में किसी और रूप में संदर्भित करें तो पाठक और दर्शक को कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ का कथन था जो बहुत बार प्रश्न में दोहराया गया है, कविता की भाषा मनुष्यों की वास्तविक भाषा का चयन है। यह किस संदर्भ में आई है? काव्य भाषा सिद्धांत के रूप में। किसने दी? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, वीवीआई के रूप में आपको ये याद रखनी है। अंतिम है कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, कल्पना क्या है, फैंटेसी क्या है, और उन्होंने इस संदर्भ में कौन सा सिद्धांत दिया, किन्होंने?
कॉलरिज ने, जिनका पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरिज था, का कल्पना सिद्धांत। कॉलरिज की स्थापनाओं में कल्पना विषयक स्थापनाओं का विशेष महत्व है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कॉलरिज ने अपने सिद्धांत में किसकी विवेचना की है? नहीं, तो अपने स्थापनाओं में कल्पना विषयक स्थापनाओं की स्थापना की है। ठीक है। कॉलरिज से पूर्व कल्पना के विषय में अनेक तरह की असंगत धारणाएं प्रचलित थी, जैसे कल्पना प्रकृति का वरदान है, कल्पना एक दिव्य रहस्यमयी शक्ति है, इसकी व्याख्या तर्क के आधार पर नहीं की जा सकती आदि। लेकिन इनके सिद्धांत के प्रतिपादन के बाद कल्पना के प्रति हमारे जो विचार थे, जो विषय वस्तु थी, वह स्पष्ट हो गई। ठीक है। कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत कल्पना को काव्य रचना की महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखता है। यानी कल्पना का उनके प्रति बहुत विश्वास है कि कल्पना के माध्यम से ही हम काव्य की रचना को एक शक्ति प्रदान करते हैं। अगर हमारे अंदर कल्पना नहीं है तो सही रूप से हम काव्य की रचना नहीं कर सकते। इन्होंने कल्पना और फैंटेसी के बीच अंतर स्पष्ट किया है। इन्होंने इस दोनों के तर्क में कहा है कि कल्पना रचनात्मक है और बिंबों को, बिंब मतलब जिस चीज़ काव्य को सजाने के लिए हम जिन उदाहरणों का, शब्दों का, लोकोक्तियों, मुहावरों आदि या किसी भी अर्थ को स्पष्ट करने का जो माध्यम का चुनाव करते हैं, उसे बिंब कहा जाता है, को एकत्रित कर एक नया अर्थ प्रदान करती है। यानी कल्पना में रचनात्मकता है। उस रचना को संदर्भित करते हुए विभिन्न बिंबों यानी उदाहरणों के माध्यम से हम उसे एक नया अर्थ देते हैं। यह शक्ति किसकी है? कल्पना की। जबकि फैंटेसी बिंबों को जोड़ती है। फैंटेसी को उन्होंने क्या कहा कि जिस अर्थ, इस शब्द या उदाहरणों का हम प्रयोग करते हैं, एक एक करके उसे जोड़ना फैंटेसी कहलाता है। लेकिन कल्पना क्या है? रचनात्मकता की शक्ति, नहीं, जो उसे व्यवस्थित करती है, बिंबों को व्यवस्थित करती है। क्लियर हो गया? इन्होंने अपनी पुस्तक बायोग्राफिक लिटरेरिया में इस सिद्धांत का विवेचन किया है। यह बात आपको वीवीआई के रूप में याद रखनी है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में। इन्होंने कल्पना को 2 प्रकारों में विभाजित किया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कॉलरिज ने कल्पना को कितने भागों में बांटा है। तो ये दोनों नाम और प्रकार दोनों आपको याद रखने, कितने भाग में और कौन कौन से प्रकार में। पहला प्राथमिक कल्पना और दूसरा द्वितीयक कल्पना। अब ये प्राथमिक कल्पना क्या है? प्राथमिक कल्पना यानी जो फर्स्ट में हम किसी वस्तु के लिए कल्पना करते हैं, मानव मन की स्वाभाविक शक्ति है जो अनुभव को ग्रहण करती है और उसे आकार देती है। यानी हम किसी चीज़ की कल्पना अगर करते हैं तो हमें वह अपने स्वाभाविक शक्ति है मेरी कि हम उस चित्र को अपने मस्तिष्क पटल में या अपने भावना में या अपने विचार में एकीकृत रूप में उसे ले आते हैं, नहीं, और उसे आकार देकर उसे के शब्दों में पिरोना, नहीं, क्या कहलाता है? हमारा काव्य कहलाता है। और द्वितीय कल्पना क्या है? इस शक्ति का उपयोग करती है और पहले से मौजूद अनुभवों को जोड़कर नए अर्थ का बिंब बनाती है। यानी द्वितीय कल्पना क्या है कि हमारे अंदर जो स्वाभाविक शक्ति है उस विषय वस्तु का अंकन करने की, और जो पहले से मौजूद है हमारे स्वाभाविक अनुभव में, उसे जोड़ती है। ठीक है। और उस काव्य की विषय वस्तु को नए अर्थ में देकर एक उदाहरण प्रस्तुत करती है, बिंब बनाती है। ठीक है। कॉलरिज ने अपनी कविता द राइम ऑफ द एशियंट मैरियन में कल्पना का उपयोग किया है। यह बात भी आपको वीवीआई रूप में याद रखनी है, यह भी बहुत बार दोहराया गया है। कॉलरिज के अनुसार कल्पना एक महत्वपूर्ण काव्य शक्ति है जो कवि को दुनिया को एक नए और रचनात्मक तरीके से देखने में मदद करती है। यह कविता का अर्थ या कविता को अर्थ या गहराई प्रदान करती है और इसे उच्च स्तर की कला बनाती है। यह हमने क्या देखा संक्षेप में कि इन्होंने कल्पना को काव्य की मुख्य वस्तु माना है कि कल्पना के आधार पर ही हम काव्य को एक सार्थक अर्थ देने में
उपयोग करते हैं, एक सार्थकता देते हैं काव्य को। ठीक है, तो ये हमारा कालरेज का सिद्धांत भी यहीं समाप्त हुआ और आपके इस वीडियो का जो मुख्य पॉइंट्स थे ये भी हमने पूरा किया। अगली वीडियो में साहित्य शास्त्र का डे 4 लेकर आऊँगी, जिसमें पश्चिमी सभ्यता से जुड़े कुछ और सिद्धांत और पॉइंट्स को हम देखेंगे। ठीक है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज तक के लिए इतना ही। बाय।